दिसंबर के प्यारे छात्र छात्राओं, आप लोगों को मेरा सुप्रभात। इससे पहले गद्य खंड में हम लोग 2 कहानियाँ पढ़ चुके हैं। चलिए आज मैं आपको ऑडियो वीडियो के माध्यम से स्पर्श की तीसरी कहानी ततारा बामीरो कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कहानी के लेखक लीलाधर मंडलोई जी हैं। आइए सबसे पहले हम लोग लीलाधर मंडलोई का परिचय जान लें। तो लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 ईस्वी में जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन को हम लोग बोलते हैं जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटी सी गांव, जिस गांव का नाम है गुरही, में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 ईस्वी में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई जी प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक हैं। लीलाधर मंडलोई मूल रूप से कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का बड़ा सजीव चित्रण है। उनकी रचनाओं को पढ़ने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई हम लोग छत्तीसगढ़ में इन दृश्यों को अपनी आँखों से देख रहे हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ की जनजातियों पर आधारित जो इन्होंने कहानी लिखी, ये अपने आप में क्या है, एक समाज शास्त्रीय अध्ययन है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृतांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। वास्तव में ये कवि रहे हैं और इनका कवि मन ही साहित्य की अन्य विधाओं में इनकी लेखनी को अग्रसर करता है। ये चाहे वह लोक कथा हो, लोकगीत हो, यात्रा वृतांत हो, किसी प्रकार की यात्रा के उपरांत उस पर आधारित जो रचनाएं होती है वह क्या कहलाती है, यात्रा वृतांत। चाहे डायरी हो, मीडिया की बात हो या रिपोर्टाज हो, ये सब कुछ अपने कवि मन के कारण ही लिख पाए हैं। लीलाधर मंडलोई को रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लीलाधर मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं
घर घर घूमा, रात बिरात, रात का सहचर शब्द है विराट, यह इनकी एक रचना है इस नाम से। मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी, ये सब इनके द्वारा रचित पुस्तकों के नाम हैं। आइए तारा बामिरो कथा पढ़ने से पूर्व हम लोग कुछ बातें समझ लें जो इस कहानी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस कहानी को समझने के लिए इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती है। वास्तव में जो जितना पुराना होता है उसकी कहानियाँ उतनी ही अधिक होती है। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं। वास्तविक घटना कुछ और होती है, लेकिन उस घटना को देखने के उपरांत जो लेखक कहानियाँ लिखते हैं उनके कुछ विचार भी होते हैं, कुछ उसमें रूपांतर होता है। इसलिए यह कोई आवश्यक नहीं कि जिस तरह की घटना हो कहानी भी उसी ढंग की हो, ऐसी बात नहीं है। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। कोई भी कहानी हम लोग पढ़ते हैं तो उस कहानी से कुछ ना कुछ संदेश मिलता है, कुछ ना कुछ शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। वहाँ भी अनेक लोक कथाएँ प्रचलित हैं। इनमें से कुछ तो लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। जो पाठ हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, प्रस्तुत पाठ तारा बामिरो कथा, इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष की भावना थी। ये भावना काफ़ी गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युवक को आत्म बलिदान देना पड़ा था। किसी भी कुप्रथा को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, निर्मूल करने के लिए किसी न किसी को बलिदान देना पड़ता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो विद्वेष की भावना फैल चुकी थी उसे समाप्त करने के लिए एक युवक को अपना बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। युगल कहते हैं जोड़ा को। जैसे राम का युगल रूप सीताराम, कृष्ण का युगल रूप राधा कृष्ण, उसी तरह से तारा और बामिरो जो इस कहानी के क्रमशः नायक और नायिका हैं, उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रेम स्थापित करने के लिए अपना बलिदान देना पड़ा। उन्हीं के बलिदान की यह कहानी बयान करती है, यानी किस तरह वे प्रेम स्थापित करने के लिए आत्म बलिदान दिए। ये कहानी उसी का विस्तार में वर्णन हम लोगों के समक्ष करती है। लीलाधर मंडलोई जी का कहना है कि प्रेम सबको जोड़ता है। प्रेम
सबको जोड़ने का काम करता है, न केवल मानव को बल्कि मानवेतर प्राणियों को भी प्रेम जोड़ता है। यदि हम मानवेतर प्राणियों से भी प्रेम रखते हैं तो कभी वह हमें हानि नहीं पहुंचाती, और प्रेम का विलोम शब्द घृणा, यह दूरी बढ़ाती है। यदि हम किसी से घृणा करते हैं तो हमारे संबंध में भी लगाव हो जाता है, जिसके प्रति हमारे मन में घृणा की भावना आती है, वो हमसे दूरी बना लेते हैं। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता? यह ऐसी सत्यवाणी है कि इसका विरोध नहीं किया जा सकता। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ भी नहीं जाने देता। उसके बलिदान को वह व्यर्थ भी नहीं जाने देता, अर्थात उसकी परंपरा को वह आगे बढ़ाता है, उसकी महत्ता को जन जन तक पहुंचाता है। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को, कौन युगल को? ततारा और बामिरो को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। उनकी जो परंपरा बनी, आज भी उसका निर्वाह करते हैं। मैं आपको बता दूं पढ़ाने से पूर्व कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पुराने ज़माने में एक रूढ़िवादी परंपरा थी। परंपरा यह थी कि एक गांव के लड़का और लड़की के बीच ही विवाह संबंध स्थापित होता था। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे कि ततारा और बामिरो दोनों दो गांव के थे। दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हुआ, लेकिन गांव की रूढ़िवादिता के कारण दोनों परिणय सूत्र में नहीं बंध पाए। अंततोगत्वा दोनों को आत्मोत्सर्ग करना पड़ा, अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा और इस परंपरा को तोड़ना पड़ा। बच्चों, चले अब हम लोग कहानी की ओर। ये थी इसकी भूमिका यानी पाठ प्रवेश। लीलाधर मंडलोई जी कहते हैं कि अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप क्या कहलाता है? लिटिल अंडमान या पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है कहाँ? पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र हैं। निकोबारी जनजाति के ये आदिम मतलब बहुत पुरानी संस्कृति के क्या हैं? केंद्र हैं। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप समूह क्या है? कार निकोबार। कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। कार निकोबार लिटिल अंडमान से कितनी दूरी पर है? 96 किलोमीटर की दूरी पर। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त होने की एक लोक कथा है। ग्रामीण स्तर पर जो कहानी सुनी सुनाई जाती है वह लोक कथा कहलाती है, जो आज भी दोहराई जाती है उन क्षेत्रों में। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, दोनों कंबाइंड थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में
एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। उसका नाम था ततारा। क्या नाम था? ततारा, जो इस कहानी का मुख्य नायक है। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। प्रेम करने का कारण क्या था? ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, एक बहुत ही अच्छा इंसान था, और जो लाचार थे, असहाय थे, केवल पुकारने पर वह उनकी सहायता करने के लिए दौड़ पड़ता था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। अपने गांव वालों की ही नहीं, अपितु अपने गांव वालों की ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। ततारा जो है वह मानव सेवा को ही सर्वोत्तम धर्म मानता था। दुखितों, पीड़ितों, लाचारों की सहायता करना वह अपना सर्वोत्तम धर्म समझता था। बच्चों, हमें भी लाचार लोगों की सहायता करनी चाहिए। मानव सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है, ये कहानी हमें बताती है, सिखाती है। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। कौन? ततारा। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते, और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। सहायता करने के लिए वह थोड़ा भी विलंब नहीं करता। जो ही लोग उसे पुकारते थे, वह नंगे पांव दौड़ते हुए चला जाता था। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। जिसको लोग मान्यता देते हैं, विशिष्ट व्यक्ति समझते हैं, किसी भी उत्सव में उन्हें जरूर बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। ततारा को भी गांव वाले, न केवल अपने गांव वाले बल्कि दूसरे गांव वाले लोग भी किसी प्रकार के उत्सव में आमंत्रित करते थे, और यह पहुंच जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। यानी वह अंदर और बाहर, यानी बाह्य रूप और आंतरिक रूप दोनों से वह नयनाभिराम था। बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही सुंदर था। इसलिए जो लोग सज्जन होते हैं, महान होते हैं, अच्छे होते हैं, लोग उनकी संगति में रहना बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि व्यक्ति पर संगति का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। कब? जब हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तब। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बुरे लोगों की संगति में फंस जाते हैं तो हम उनके बुरे लक्षण हम में भी आने लगते हैं। इसलिए संगति का प्रभाव इंसान पर जरूर पड़ता है। पारंपरिक पोशाक के साथ ततारा अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसको वह कमर में बांधे रहता था। लोगों का मत था, लोगों का विचार था कि बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति थी। वह तलवार यद्यपि लकड़ी की थी, इसके बावजूद भी उस तलवार में अद्भुत दैवीय शक्ति थी, ईश्वरीय ताकत उसमें समाई हुई थी। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग न होने देता, सदैव अपने पास ही वो रखता था, कभी अपने से अलग पृथक उस तलवार को नहीं होने देता। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था। कभी भी अपनी इस शक्तिशाली तलवार का उपयोग वह दूसरों के समक्ष नहीं करता था। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाघ तलवार का मतलब लकड़ी से निर्मित तलवार, अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। ततारा की तलवार
एक विलक्षण रहस्य थी। ततारा की जो तलवार थी वह लोगों के लिए एक विलक्षण रहस्य थी। रहस्य का मतलब कि कुछ ऐसी बातें जो रहस्यमयी हो, जो समझ से परे हो, उसी को बोलते हैं रहस्यमयी। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम, अथक बिना थके हुए जो हम परिश्रम करते हैं, बिना थकान महसूस किए हुए जो परिश्रम करते हैं, उसी को बोला जाता है अथक परिश्रम। तो एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। कभी कभी दिन भर हम लोग कठिन परिश्रम करते हैं, थके हारे होते हैं, तो शाम में प्रकृति का आनंद लेने के लिए कहीं घूमने चले जाते हैं। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने की ओर था, यानी भगवान भास्कर अस्ताचल की ओट में छिपने ही वाले थे। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, यानी बहुत शीतल मंद पवन के झोंके समुद्र के किनारे से आ रहे थे। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाहटें सनय सनय छिन्न होने को थी। हम लोग देखते हैं शाम के समय पक्षीगण अपनी आवाज़ में, जिसको हम लोग बोलते हैं चहचहाहट, कुछ संदेश देते हुए अपने अपने घोंसले की ओर लौट जाते हैं। तो लीलाधर मंडलोई जी जो इस कहानी के लेखक हैं, कहते हैं कि पक्षियों की चहचहाहटें धीरे धीरे छिन्न, छिन्न माने होता है कमज़ोर, धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। उनका मन शांत था, उनका मन शांत था। किनका मन शांत था? ततारा का। विचारमग्न ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा, प्रकृति का आनंद लेने लगा। संध्याकालीन प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका वह आनंद लेने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। लगा कि आसपास से कोई बहुत मीठी आवाज़ में गीत गा रही है। चूँकि लड़का और लड़की की आवाज़ लोग दूर से ही पहचान जाते हैं। वो मधुर गीत कोई लड़की गा रही थी, वो आवाज़ ततारा को मिला। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। कभी वह उस लड़की की कर्णप्रिय मधुर आवाज़ की गायकी को सुनता था, तो कभी वह सागर की लहरों की आवाज़ भी सुनता था। गायन इतना प्रभावी था, उस लड़की का गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी सूध बूध खोने लगा। कभी कभी हम लोग जब संगीत सुनते हैं जो वाकई संगीत हो, जो कर्णप्रिय हो, लयबद्ध हो, तो अपने आप में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि अपना सुरभूत खो देते हैं। ततारा की भी वही स्थिति हो गई। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग कर दी, यानी उसकी जो तंद्रा का यहाँ अर्थ है एकाग्रचित्त, एकाग्रचित्तता जो उसकी थी उसको वह क्या कर दी? भंग कर दी। चैतन्य होते ही, यानी सचेत होते ही, चैतन्य माने सचेत होना, सजग होना, वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। जहाँ से वो गीत की आवाज़ ततारा को मिल रही थी, अनुमान लगाकर उस दिशा की ओर वह बढ़ने लगा।
वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसूध एकटक समुद्र के देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। वह लड़की भी प्रकृति के अनुपम बदलाव का आनंद लेते हुए हृदय से आनंदित होकर कर्णप्रिय आवाज में गीत गा रही थी। उसे ज्ञात ही नहीं हो सका कि कोई अजनबी युवक, अजनबी का मतलब जिससे हमारी कोई जान पहचान न हो, उसे निशब्द ताके जा रहा है। ततारा उसको देख रहा था। कैसे देख रहा था? निशब्द, यानी बिना किसी आवाज के। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिंगो गई। किसको भिंगो गई? उस लड़की को। इस लड़की का नाम हम लोग आगे देखेंगे, नाम है बामिरो, शीर्षक में ही है। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। समुद्र की लहरें जब उसको पूरे भिंगो गई तो वह हड़बड़ा गई और हड़बड़ाने के कारण अपना गाना भूल गई। कभी कभी हम लोग भी हड़बड़ाते हैं तो कुछ बातें भूल जाते हैं, फिर बाद में वह बात याद आती है। इसके पहले कि वह सामान्य हो पाती, नॉर्मल हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। कौन सुनी? बामिरो। वह आवाज किसकी थी? ततारा की आवाज थी। क्या पूछा? तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा प्रश्न किया बामिरो से कि तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। उसकी आवाज में विनम्रता थी। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। बामिरो अपने सामने जब एक सुंदर युवक को देखी जिसका चेहरा नैनाभिराम था, एकाएक वह विस्मित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। बामिरो के भीतर कुछ कोमल भावनाएं उत्पन्न हुई, किंतु अपने को संयत कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया, पहले बताओ तुम कौन हो? ये बेरुखी भरी आवाज़ है। इस आवाज़ में कोई रस न हो, सुनने में कटु लगे। वह बेरुखी भरी आवाज़ में ततारा से प्रश्न कर दी कि बताओ तुम कौन हो, और इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण, तुम जो ये अनावश्यक प्रश्न मुझसे कर रहे हो, इसका कारण क्या है? अपनी गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं। उस गांव की यह परंपरा थी कि कोई भी लड़की, उस गांव का युवक यदि कोई प्रश्न करता तो उसका उत्तर देने के लिए वह बाध्य होती, लेकिन दूसरे गांव का कोई युवक जो कोई प्रश्न करे, इसका उत्तर देने के लिए वह बाध्य नहीं थी। यह तुम भी जानते हो। बामिरो ततारा से कही कि यह बात तुम भी जानते हो। ततारा मानो सूझबूझ खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। ततारा इतना बेसुध हो गया था, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वह बामिरो के प्रश्न का उत्तर न देकर फिर से अपना प्रश्न ही दोहराया। क्या कहा? तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है। भगवान सबको सुरीला कंठ नहीं देते। जिसके कंठ को फुर्सत के क्षणों में बनाते हैं, उसी का कंठ सुरीला होता है। ततारा प्रशंसा किया बामिरो की कि तुमने वाकई बहुत सुरीला कंठ पाया है। बामिरो कहती है
कि यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। सच बताओ कि तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। बच्चों, यदि प्रश्न आ जाए कि बामीरों के गांव का क्या नाम है, उत्तर होगा लपाती। बामीरों लपाती गांव की थी, इसलिए वह ततारा से पूछी कि मैं तुमको अपने गांव में यानी लपाती गांव में कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। वह इतना सम्मोहित हो गया उसके प्रति कि उसकी आवाज़ तक उसके कानों में नहीं पहुंची। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ न। युवती झुंझला उठी। बार बार एक ही तरह का प्रश्न सुनकर अंततो गत्वा युवती झुंझला गई। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए करे स्वर में कहा। क्या कहा? किसने कहा? बामीरों ने। धीठता की हद है। तुम इतने धीठ हो। धीठता की भी एक सीमा होती है। धीठ माने होता जिद्दी, जो किसी बात पर अड़ा रह जाए। मैं जब से परिचय पूछ रही हूं और तुम बस एक ही राग आलाप रहे हो, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाना मतलब किसी बात के लिए अनुग्रह करना। मुझे माफ कर दो, माफी मांगा। जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूं। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवस्था में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वा मी रो, संगीतात्मक भाषा में वो अपना नाम बताई। इसको कैसे पढ़ा जाए? वा मी रो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। किसके कानों में? ततारा के। बामीरो, वा मी रो। वाह, कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी न यहाँ? ततारा प्रश्न किया कि कल भी आओगी न यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। प्यारे बच्चों, आज तक इतना ही। फिर इस कहानी का अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।